वी आर कंटिन्यूइंग विथ सम बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो सारे बेसिक कंसेप्ट डील करेंगे, उसके बाद मेंडल के काम की तरफ आते हैं कि कौन से स्टेप्स को उसने पिक किया था और किस तरीके से उसने अपने प्रोसेस किए थे या काम किया था। तो सबसे पहले जीन्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जीन्स के साथ साथ डीएनए क्या है और क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, तो डीएनए हमने प्रीवियसली यानी कि 11th क्लास में हमने स्टडी किया था कि डीएनए जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड है। वो न्यूक्लिक एसिड जो नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर से मिलकर बना है। तो डीएनए जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। हमने बी डीएनए का स्ट्रक्चर किया था वॉटसन क्रिक मॉडल के अंदर। वो बी डीएनए के स्ट्रक्चर में मेन स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था और बीच में इंटरस्ट्रैंड जो बॉन्ड था वो था हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास डीएनए। और डीएनए जो है बच्चे उसमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो कोडिंग इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो डीएनए एक कंप्लीट स्ट्रैंड है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है और उसमें कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स जो है वो कोडिंग इंफॉर्मेशन की तरह काम करते हैं एंड दैट coding structures are called as gene. So some segments of DNA is called as gene. तो मतलब वो स्ट्रक्चर, वो सेगमेंट डीएनए का जो कोई ना कोई कोडिंग इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है उसे जीन कहा जाता है। यानी ये कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे। कंप्लीट डीएनए में हमारे पास कोडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती। कोडिंग इंफॉर्मेशन यानी कि जो प्रोसेस होके कोई प्रोडक्ट बनाएगा और एक्सप्रेशन देगा। तो कंप्लीट डीएनए में हमारे पास ऐसे सारे सेगमेंट्स नहीं होते। कंप्लीट डीएनए में हमारे पास कोडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बस वो सेगमेंट यानी कि कोई छोटे छोटे सेगमेंट जहां पे कोडिंग इंफॉर्मेशन है उसे जीन कहेंगे। ठीक है, और ये डीएनए जो है बच्चे वो कुछ प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है न्यूक्लियस के अंदर और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, थ्रेड लाइक अरेंजमेंट, जिसे नॉर्मली क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। बट इस क्रोमैटिन मटेरियल को हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं मेटाफेजिक स्टेट में। सेल साइकिल में जब मेटाफेज स्टेट आता है उस टाइम पे इस डीएनए को जो कि प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, जो हम अभी क्रोमैटिन मटेरियल कह रहे हैं, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो मेटाफेजिक स्टेट में बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है जो भी हाईली कॉइल्ड है और थ्रेड लाइक है वो कंडेंस हो जाता है, हाईली कंडेंस और कॉइल्ड हो जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास बना देता है क्रोमोसोम। तो ये हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्वेबल है। तो ये हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहा जाता है जो हम मेटाफेजिक स्टेट में, मेटाफेजिक फेज में एनालाइज करते हैं। सो दिस इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्लस प्रोटीन्स है। क्रोमैटिन मटेरियल भी सेम है लेकिन क्रोमैटिन मटेरियल जो है उसकी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम। इस केस में कुछ और प्रोटीन्स एसोसिएट होते हैं जो कि फर्दर इसे और कंडेंस कर देते हैं और क्रोमोसोम बना देते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो एट मेटाफेज स्टेट यानी कि जब सेल को डिवाइड करना पड़ता है, जब वो डिवाइड कर रहा होता है। तो डीएनए क्या है? डीएनए ये है डीएनए प्लस प्रोटीन जो कि नॉर्मल सेल में प्रेजेंट रहता है, वो है क्रोमैटिन मटेरियल। जब सेल डिविजन होना है मेटाफेजिक स्टेट में वो क्रोमोसोम है। तो बच्चे डीएनए में कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो कि कोडिंग इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, उसे जीन कहते हैं। ठीक है, और ये जीन क्रोमोसोम में कहाँ पे होंगे? क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर पोजीशंस होती है हर जगह जहां पे पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम। तो बच्चे कोई भी क्रोमोसोम है उसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका लोकेशन जो है वो फिक्स्ड होता है। जैसे आपका घर है उसका एड्रेस फिक्स होगा,
अगर उठा के नहीं लेके जा सकते कहीं और, वैसे ही हमारी बॉडी में जीन्स का एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, एक स्पेस होता है जो वो चेंज नहीं करता। हम जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एड्रेस, उसका लोकेशन क्या है, उसका लोकेशन ये है कि उस क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम नंबर दिस में XYZ कोई भी है क्रोमोसोम, उसकी इस पर्टिकुलर पोजीशन में, यानी कि अबव द सेंट्रोमियर, बिलो द सेंट्रोमियर, इस तरीके से जीन प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई X जीन है, अगर वो क्रोमोसोम 12 पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ X क्रोमोसोम X जीन, तो X जीन जो है वो क्रोमोसोम 12 पे प्रेजेंट है, तो वो क्रोमोसोम 12 पे प्रेजेंट ही रहेगा, इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसी में रहेगा हर केस में। तो बच्चे इस वजह से जीन की जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है उसे लोकस कहा जाता है। पर्टिकुलर लोकेशन of gene in a chromosome is called as locus. Is called as locus. तो locus जो है वो जीन का एड्रेस है, लोकस। तो हम जीन को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ही देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिक मटेरियल, डीएनए और क्रोमोसोम नियरली रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। डीएनए एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड है, प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है न्यूक्लियस के केस में, पर डिवीजन होगी तो हाईली कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम बना लेगा, ठीक है। अब इस जीन के अलावा हम बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में। उससे पहले हम कवर अप कर लेते हैं अलील्स का कंसेप्ट। व्हाट आर अलील्स? तो बच्चे अलील्स जो है वो जीन के सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अलील्स के बारे में। तो अलील्स क्या है? अलील्स आर द सब यूनिट्स ऑफ जीन्स, जीन का सब यूनिट्स है। तो हमारे पास जीन जो है वो हमेशा पेयर में काम करता है बेटा, ठीक है। जीन जो है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं जो कि हमेशा पेयर में रहते हैं, और तो ही काम कर पाएंगे, तो ये फंक्शन होते हैं। उन दो सब यूनिट्स को अलील कहा जाता है, ठीक है। अब बच्चे दो सब यूनिट में से हम बात करते हैं एक सब यूनिट की। तो एक सब यूनिट जो है वो डोमिनेंट होता है और एक सब यूनिट होता है रिसेसिव। तो दो सब यूनिट है, ठीक है। एक जीन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि दो अलील जब आपस में जुड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर जीन बनेगा, तो वो जाके एक्सप्रेसिव होगा। जैसे कि हम बात करें, बहुत बेसिक एग्जांपल है एक्स और एक्स, एक्स और वाई। अकेला एक्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वाई जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से कोई भी अलील है उसको साथ में एक और अलील चाहिए ताकि वो कंप्लीट जीन बना सके और फंक्शनल हो सके। और इस अलील में से जो दो डिफरेंट अलील है, ठीक है, उसमें से एक हमेशा डोमिनेंट होता है, एक्स और एक्स एक कॉम्बिनेशन बना जरूर रहे हैं लेकिन वो दोनों एक ही अलील है, एक ही तरह के अलील है, ठीक है। एक्स और वाई दो डिफरेंट अलील है और एक सेम कॉम्बिनेशन, एक कॉमन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट अलील जो है वो एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस इवन इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील। अगर रिसेसिव अलील आ जाता है तो भी एक्सप्रेस करेगा, कॉम्बिनेशन में इसके साथ अगर रिसेसिव रख दिया जाए तो भी ये एक्सप्रेस करेगा। और रिसेसिव जो है इट कांट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, ये डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स है। तो बच्चे हमारे पास जब भी हमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कल के एस्पेक्ट से, कल हमने 7 ट्रेट्स की बात की थी। 7 ट्रेट जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे उसमें से था एक प्लांट हाइट का। तो प्लांट हाइट के दो ट्रेट्स थे, तो टॉलनेस था जिसको हमने कैपिटल टी से डिनोट किया, एंड ड्वार्फ जो कि स्मॉल टी से, है ना।
तो बच्चे इस केस में कैपिटल टी एक अलील है, स्मॉल टी दूसरा अलील है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? इट इज आइदर कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। सबसे पहले इनमें हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो पर्टिकुलरली इन्हें क्यों दिया? बच्चे कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट, इससे डिनोट किया हमने फीचर्स को, और अल्फाबेट जो है उससे ही अलील को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दो सब यूनिट, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, उसे अल्फाबेटिकली डिनोट किया जाता है, और कैपिटल उसे दिया जाता है जो डोमिनेंट है। हमें इस केस में तो पता है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा नहीं, बट जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के केस में हम पहले उसके एक्सप्रेशन को देखते हैं और उसके बाद फिगर आउट करते हैं कि उसका एक्सप्रेशन कैसा है, फिर उसे डोमिनेंट या रिसेसिव की कैटेगरी दी जाती है, और फर्दर उसे डिनोट किया जाता है पर्टिकुलर अल्फाबेट से। तो हमारे पास ये जो अल्फाबेटिकली डिनोटेड अलील्स है, हमने उसको इस तरीके से प्लॉट किया। हमारे पास कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन सकता है, या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो दोनों रिसेसिव होंगे, या तो एक डोमिनेंट होगा या तो और एक रिसेसिव होगा, ठीक है। तो हमारे पास अलील्स के केस में ये कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन क्या बने? ये बने जीन्स, जो कि एक्सप्रेस करेंगे और एक्सप्रेस करने के बाद एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डेवलप करेंगे। अब बच्चे ये जीन्स जो है इसमें दोनों एलील्स कॉमन है, इसमें भी दोनों एलील्स कॉमन है, इसमें दोनों एलील्स कॉमन नहीं है। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, जहां पे दोनों एलील सेम है उसे होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। वो ट्रेट जो कि सेम एलील्स कंबाइन करके कंट्रोल करते हैं उसे होमोजाइगस ट्रेट कहा जाएगा। तो होमोजाइगस कंडीशन आ गई है, और ये भी क्योंकि दोनों या तो डोमिनेंट है या तो दोनों रिसेसिव है, तो होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन वो होती है जिसमें दोनों एलील्स जो है वो एक ही कैटेगरी के होते हैं, या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या तो दोनों रिसेसिव होंगे, यानी कि दोनों एलील सेम, तो होमोजाइगस कंडीशन। बट जो बीच वाला ट्रेट है हमारे पास, यानी कि बीच वाला कॉम्बिनेशन है, उसमें दोनों एलील्स डिफरेंट है, यानी कि कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रिसेसिव कंडीशन, सॉरी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस जिसमें कॉमन एलील्स हो, हेटेरोजाइगस जिसमें कॉमन एलील्स ना हो, सेम एलील्स ना हो। तो ये है हमारे पास होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो अब इसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव हमने कंप्लीट किया, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है उसके बारे में हमने बात की। अब बात करूंगी होमोलोगस और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से होते हैं, मेटाफेजिक स्टेट में रेप्लिकेशन हुई होती है सेपरेशन से पहले, तो उसे इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। दो पर्टिकुलर आर्म्स दिखाई जाएंगे। तो हमारे पास एक क्रोमोसोम ऐसा है जिसका सेंट्रोमेयर पोजीशन सेम है, ठीक है, सेंट्रोमेयर पोजीशन सेम है, लेंथ सेम है, अपर आर्म सेम है, लोअर साइड भी सेम है। ये क्रोमैटिड आर्म्स होती है, आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है क्रोमोसोम का, ये क्रोमैटिड आर्म्स है, ये सेंट्रोमेयर है। अब बच्चे वो क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर पोजीशन सेम हो, लेंथ सेम हो और जीन का अरेंजमेंट भी सेम हो, यानी कि यहाँ पे अगर एक्स क्रोमोसोम है तो इस केस में भी एक्स ही होगा, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी वाई ही होगा। मैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई या कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो, कोई भी कंडीशन है, जीन तो सेम ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा ना। इसमें कैपिटल टी है तो भी प्लांट हाइट कंट्रोल हो रही है, स्मॉल टी है तो भी प्लांट हाइट कंट्रोल हो रही है। कैपिटल टी टॉलनेस देखेगा, स्मॉल टी ड्वार्फनेस देखेगा, पर कैरेक्टर तो सेम है ना, तो सेम कैरेक्टर के जीन एलील्स यहाँ पे अरेंज है ना। तो बच्चे ये दो क्रोमोसोम्स जो है जहां पे सेंट्रोमेयर पोजीशन सेम है, लेंथ सेम है और जीन का अरेंजमेंट सेम है, सेम कैरेक्टर्स के जीन अरेंज है, तो इस तरीके के क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, बट वो क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर पोजीशन डिफरेंट है, जीन का अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, वो हेटेरोलोगस क्रोमोसोम कहे जाएंगे।
ठीक है, तो ये है हमारे पास डोमिनेंट रिसेसिव एस्पेक्ट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन एंड फर्दर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बच्चे जब मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क करना शुरू किया तो उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एनालाइज किया इनिशियली। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को एनालाइज किया कि किस कैरेक्टर पे काम करना है, किस तरीके से, क्योंकि वो एनालाइज करता था कि सीड जो पी प्लांट है उसके सीड के कलर या तो ग्रीन आ रहे हैं या तो येलो आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी कैसे है, किस तरीके से पॉसिबल है, और क्या चीज है इसमें जो कि इनके कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हमें एक ही प्लांट से अवेलेबल हो रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए मेंडल ने वर्क करना स्टार्ट किया और अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट पूरे इस वर्क पे लगाए और हमें कॉन्क्लूजन्स दिए। और मैथमेटिकल वर्क के साथ उसने प्लांट्स को बहुत स्मार्टली ब्रीड करवाया। ठीक है, बहुत स्मार्टली ब्रीड करवाया ताकि उसे प्रोजेनीज मिल सके उसके वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्क के अकॉर्डिंग प्रोजेनिक्स मिल सके। तो सबसे पहले उसके वर्क के स्टेप्स क्या थे, क्या क्या उसने स्टेप्स जो है वो फ्रेम किए ताकि वो उस पर काम कर सके। तो सबसे पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ प्योर होमोजाइगस पेरेंट प्लांट। उसने सबसे पहले सेलेक्ट किया प्योर होमोजाइगस पेरेंट प्लांट को। तो होमोजाइगस प्योर होमोजाइगस पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट करना यानी कि या तो उस प्लांट में दोनों डोमिनेंट एलील्स होंगे या तो दोनों रिसेसिव एलील्स होंगे। तो इस तरीके के पेरेंट प्लांट को उसने सेलेक्ट किया जिसमें से एक पूरा कंप्लीटली डोमिनेंट हो, एक पूरा कंप्लीटली रिसेसिव हो। तो इस तरीके के पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट किया। तो मुझे देखने में सिर्फ एक स्टेप लग रहा है लेकिन इसमें मल्टीपल वर्क करना पड़ता है। मल्टीपल प्रोजेनीज को एनालाइज करने के बाद हमें एक प्योर ब्रीड मिलती है। बहुत सारे क्रॉसेस, बहुत ज्यादा ब्रीडिंग करवाई गई। ब्रीडिंग के बाद बैक टेस्ट, बैक प्रोसेस हुए, टेस्ट प्रोसेस हुए जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे वो क्या होते हैं। तो सब चीजें करने के बाद हमें मिला प्योर होमोजाइगस पेरेंट प्लांट। ठीक है, अब हमने पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट कर लिया जो कि प्योरली होमोजाइगस था। अब सेकेंड स्टेप था इन पेरेंट प्लांट को ब्रीड करवाना। तो दो डिफरेंट थे, मैंने कहा या तो एक पूरा कंप्लीटली डोमिनेंट होगा या तो पूरा रिसेसिव होगा। तो एक पेरेंट प्लांट पूरा डोमिनेंट था, दूसरा पेरेंट प्लांट पूरा कंप्लीटली रिसेसिव रहेगा। तो उसमें क्या करवाया इसने, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट्स जो उन्होंने सेलेक्ट किए से क्रॉस पॉलिनेट करवाया। आपने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं अगर हम उनमें नेचुरल ब्रीडिंग को छोड़ के क्रॉस ब्रीडिंग करवाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से हम मेल पार्ट पहले निकाल देते हैं, इमैस्कुलेशन कर देते हैं। तो बच्चे ये भी एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट के केस में हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो इसके लिए हमने मेल प्लांट्स पार्ट्स को निकाला और उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद वी गेट एंड वी गेट F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन वो होती है जो कि पेरेंट प्लांट को ब्रीड करने के बाद हमें मिलती है यानी कि F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन मिल गई। तो F1 जनरेशन जब मिली तो एक पर्टिकुलर स्टेप से कोई भी सेटिस्फेक्शन और कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट जिससे कोई कंक्लूजन निकल सके। तो इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन के बाद थर्ड स्टेप में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया उन प्लांट्स का जो हमें F1 जनरेशन में मिले। तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाया एंड वी अटेन्ड सेकेंड फीलियल जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन। और लास्ट स्टेप में ये सब डाटा मिलने के बाद
फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर्स का रेशियो निकाला गया। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो वो होता है जो हमें फिजिकल कैरेक्टर्स को एनालाइज करके मिलता है, यानी कि फिजिकली हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली हमने क्या फीचर्स देखे, वो सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स है, उनका रेशियो निकालना है। एंड जीनोटिपिक रेशियो यानी कि जीन्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा जो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो उनसे जीनोटिपिक रेशियो। तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप्स को सारे प्रोसेस में अप्लाई करना है, इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इससे नहीं हटना है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, तो इसी स्टेप्स को फुलफिल करते हुए हम अपने सबसे पहले क्रॉस पे आते हैं, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो कि पहला क्रॉस है और बहुत बेसिक क्रॉस। पहले साइंटिस्ट ने भी बहुत सारी रिसर्च की है बच्चे, लेकिन उनकी गलती ये थी कि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक ही बार में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे, सब जीन्स के साथ एक ही साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेंडल ने यही चीज सबसे बढ़िया की थी कि उसने काम किया था एक सेट के साथ, दो सेट के साथ, तीन सेट के साथ, जिसकी वजह से वो बेटर एनालिसिस कर पाया और बेटर रिजल्ट्स दे पाया विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड में क्रॉस करवाया गया, क्रॉस इन्वॉल्व अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो इसमें उसने सिंगल पेयर लिया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, मतलब इसने वर्क किया एक सिंगल पेयर के साथ, या तो कोई सीड का कलर होगा, या तो सीड का शेप होगा, या तो पॉड कलर होगा, या तो हाइट होगी प्लांट की। तो मतलब उसने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया। प्लांट हाइट में भी हमने दो पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, टॉल और ड्वार्फ। सीड कलर में येलो और ग्रीन कलर। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसके पास डिफरेंट फीचर्स हैं, जिनके हमारे पास डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। बट यहाँ पे हम जो एनालिसिस लेंगे वो लेंगे प्लांट हाइट के बेसिस पे। तो यहाँ पे लेंगे हम प्लांट हाइट। तो उसने प्लांट हाइट के कैरेक्टर को एनालाइज करना शुरू किया इन पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट सबसे पहले सेलेक्ट किए, फर्स्ट स्टेप फुलफिल किया। तो सबसे पहला स्टेप, इसे प्योर होमोजाइगस पेरेंट प्लांट लिए, यानी कि एक प्लांट डोमिनेंट कंप्लीटली कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जिसमें से एक मेल रहेगा, मेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और फीमेल, ये एक फीमेल रहेगी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में पेरेंट प्लांट को एनालाइज कर लिया और उसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सेलेक्ट करने तक अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, हमने जस्ट प्योर ब्रीड को पिक किया है और उसके बाद इनकी क्रॉसिंग करवाई, इनकी ब्रीडिंग करवाई। अब ब्रीडिंग के दौरान फ्यूजन किसका होगा? गैमीट्स का, और गैमीट्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। हमारे पास प्लांट डिप्लॉइड है, लेकिन गैमीट्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो गैमीट फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास जो गैमीट्स मिले वो कैपिटल टी और स्मॉल टी। हम कुछ और एडिशनली बात नहीं करेंगे क्योंकि प्योर होमोजाइगस है। उसके बाद ब्रीडिंग हो गई, ब्रीडिंग के बाद हमें क्या मिला? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट फीलियल जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन। तो दूसरा स्टेप पूरा हुआ हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जीन्स ले रहे थे। कैपिटल टी यहाँ पे क्या था? हमारे पास कैपिटल टी कॉम्बिनेशन था टॉल प्लांट। स्मॉल टी क्या होगा? ड्वार्फ था, ठीक है। गैमीट्स बने एक ही तरह के क्योंकि होमोजाइगस अरेंजमेंट था। अब इनको ब्रीडिंग करवाई गई तो हमारे पास जो प्लांट मिला वो था हेटेरोजाइगस। कैपिटल टी एक पेरेंट प्लांट, स्मॉल टी एक पेरेंट प्लांट। लेकिन हमारे पास जो F1 जनरेशन आई वो हेटेरोजाइगस थी, जिसमें अगेन कैरेक्टर टॉल था। तो बच्चे ये चीज मेंडल ने एनालाइज नहीं की थी कि हेटेरोजाइगस अरेंजमेंट आया,
उसके अकॉर्डिंग हमने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को ब्रीड करवाया और हमें क्या मिला, टॉल प्लांट। तो इस वजह से वो कंफ्यूजन में था कि हमने तो दोनों प्लांट को ब्रीड करवाया है, हमें एक इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से वो एनालाइज कर पाया कि एक ही उसको, उसके दिमाग में यही चीज आई कि हमने एक पेरेंट के कैरेक्टर को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। बट चीजों को और क्लैरिफाई करने के लिए उसने फर्दर क्रॉस करवाया इस F1 जनरेशन का, लेकिन इस बार सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेल्फ क्रॉसिंग। क्यों? क्योंकि उसे एनालाइज करना था कि इस पर्टिकुलर F1 जनरेशन में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट जो है वो सामने आ पाया, दूसरा पेरेंट जो है उसका ट्रेट जो है वो हमें नहीं दिखा, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से उसने F1 जनरेशन को आगे कंटिन्यू किया, उसको सेल्फ क्रॉसिंग करवाई। ठीक है, और सेल्फ क्रॉसिंग के बाद हमें मिली F2 जनरेशन, ठीक है, जो कि बहुत डिफरेंट थी। तो जब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद ये हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि ये F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन अब ये बायसेक्सुअल प्लांट है तो हमने इसको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट जो है, फ्लावर जो है उसको कवर कर दिया गया, उसकी बैगिंग कर दी गई। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपको पता है इमैस्कुलेशन किया जाता है, इमैस्कुलेशन जो है मेल पार्ट को रिमूव किया, उसको बैगिंग कर दी, पोलन ग्रेन जो है उसे ऐड किया स्टिग्मा पे और फर्दर बैगिंग कर दी तो फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो F2 जनरेशन में को अटेन करने के लिए जो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जा रहा था उसके लिए सिर्फ बैगिंग करके हमने फर्दर फर्टिलाइजेशन करवाया। लेकिन इस टाइम हमें गैमीट्स मिले दो तरह के, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हेट्रोजाइगस में हमें दो तरह के एलील्स प्रेजेंट रहते हैं, तो हमारे पास गैमीट्स जो है उसमें दो डिफरेंट एलील्स जो है वो मिल सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। तो बच्चे हमारे पास ये गैमीट्स आ गए। मैं पनेट स्क्वायर ले रही हूँ, पनेट स्क्वायर में एक साइड हम मेल पार्ट, मेल एलील्स को प्लॉट करेंगे, दूसरी साइड फीमेल, या मेल ये फीमेल। तो क्योंकि बायसेक्सुअल प्लांट है तो एलीलिक अरेंजमेंट सेम रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एक गैमीट में, यानी कि एक पोलन ग्रेन में कैपिटल टी होगा, दूसरे में स्मॉल टी होगा। सेम चीज फीमेल के केस में होगी। और हमारे पास जब हमने नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन के लिए ब्रीडिंग करवाई तो हमें F2 जनरेशन में कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिले। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले सारे टॉल मिले। ठीक है, जिससे मैंने कहा था कि एक मार्क जो है, एक चीज जो है वो हम यहाँ पे छोड़ रहे थे, वो ये कि हमारे पास ड्वार्फ प्लांट के जीन्स कहाँ गए वो हम समझ नहीं पा रहे थे, बट यहाँ पे वो चीजें क्लियर होगी। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है। और ये तो थे कॉम्बिनेशन कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये कॉम्बिनेशन है। कैपिटल टी टॉल रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, अगेन टॉल, और ये ड्वार्फ। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इसकी वजह से मेंडल कुछ क्लियर हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉल कॉम्बिनेशंस आ गए थे, लेकिन उसके साथ ड्वार्फ कॉम्बिनेशन भी आया जो F1 जनरेशन में एब्सेंट था। तो F2 जनरेशन में हमें ड्वार्फ कॉम्बिनेशन भी दिखा। तो इसके बाद वो कुछ चीजों को लेकर क्लैरिफाई हो पाया था और उसने अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करके इनके एलीलिक अरेंजमेंट्स को फिगर आउट किया और फर्दर कुछ लॉज दिए, जो लॉज हेल्पफुल है हमें जीन्स की स्टडी में। तो इसके बाद उसको जीन और फैक्टर्स को लेके बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था। तो उसे सबसे पहला कंसेप्ट, पहला लॉ जो दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, दैट इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। जो लास्ट स्टेप है वो है जीनोटिपिक रेशियो। तो मेंडेलियन लॉ से पहले उसे कवर अप कर लेंगे। तो जीनोटिपिक रेशियो में हमारे पास जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आए जीन्स के, पहले वो देखेंगे कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी
और स्मॉल टी, ये 3 डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन है, जिसमें से कैपिटल टी एक सिंगल कॉम्बिनेशन है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो है, दो, और स्मॉल टी सिंगल, तो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। जो कॉमन है उन्हें एक ही बार लिखना, उन्हें बार बार रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद फिनोटिपिक रेशियो, और फिनोटिपिक रेशियो आप देख रहे हो दो तरह के फिनोटाइप्स है हमारे पास, यानी कि फिजिकल कैरेक्टर्स है, या तो प्लांट टॉल रहेगा या तो ड्वार्फ रहेगा। तो टॉल प्लांट्स जो है वो कौन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों टॉल है, बट हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कितने कॉम्बिनेशन है, 2, और कैपिटल टी एक 3:1। तो ये आए फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। इस चीज को एनालाइज करते हुए मेंडल ने एक और लॉ दिया, ठीक है। यहाँ पे तो उसने यहाँ तक ऑब्जर्व कर लिया कि लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे उसने इस बेसिस पे जब रेशियो निकाला तो उसने एक और एक्सप्रेशन दिया, यानी कि एक और लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड फर्दर डोमिनेंस, ठीक है। तो अब उन्हीं लॉज के बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो 3 लॉज थे जो कि उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो भी रिजल्ट्स आए उसे फर्दर एनालाइज करके उसने। तो बच्चे सबसे पहला लॉ मेंडेलियन लॉज के अंदर, सबसे पहला लॉ जो मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे दिया गया था, वो है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास 2 पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो कि एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो 2 फैक्टर्स, यानी कि पेयर में 2 फैक्टर्स आर प्रेजेंट विच कंट्रोल्स एक्सप्रेशन, जो कि एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। और ये इसने इस बेसिस पे दिया क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्रोजेनिस आ रही थी, और डिफरेंट प्रोजेनिस में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे थे। ड्वार्फ प्लांट से और टॉल प्लांट से फैक्टर्स आने के बावजूद भी कॉम्बिनेशन जो है वो एक जनरेशन में डिफरेंट रहा और दूसरी जनरेशन में डिफरेंट रहा। तो मतलब कुछ अरेंजमेंट्स चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर जो है हम F1 जनरेशन में नहीं देख पाए, लेकिन F2 में देख पाए, जबकि F1 जनरेशन में कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था। तो इस तरीके से ये बता रहा है, ये फैक्टर, ये लॉ जो है वो फ्रेम किया गया ये एनालिसिस के बाद, कि फैक्टर्स जो है अपना अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। और इसके अकॉर्डिंग जो पेयर्ड फैक्टर होते हैं, उस पेयर्ड फैक्टर में से एक फैक्टर ऐसा होता है जो दूसरे फैक्टर को, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, अगर दोनों जो है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं साथ में, अगर वो दोनों डिफरेंट फैक्टर्स अगर साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो एक ही फैक्टर जो है वो एक्सप्रेस करेगा और दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये कैसे एनालिसिस मिला, ये मिला जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट से दोनों से कैरेक्टर और फीचर्स और फैक्टर्स आ रहे हैं, जब वो कंबाइन हुए तो एक्सप्रेस किसने किया, एक्सप्रेस किया सिर्फ उसी फैक्टर ने जो कि टॉल प्लांट से आया था। लेकिन F2 जनरेशन में कॉम्बिनेशन चेंज हुए तो वो फैक्टर जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, उसने अपने तरीके के सेम फैक्टर के साथ कंबाइन किया और अल्टीमेटली एक्सप्रेशन दिया। तो सेकेंड लॉ आया लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि पेयर्ड फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा और दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली वन फैक्टर को यहां पे मैं अलील मेंशन कर रही हूं, अलील के नाम से जानते हैं हम इन्हें। वन फैक्टर कैन एक्सप्रेस and is called as dominant allele, और दूसरा वाला and another one is
रिसेसिव एलील जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हम सिर्फ यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में सेम एलीलिक कंडीशन होंगी जो सक्सेसफुली एक्सप्रेस कर सकती है, ठीक है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद नेक्स्ट लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन करता है कि एक्सप्रेशन तो चाहे फैक्टर्स साथ में देते हैं, लेकिन जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है ये फैक्टर्स अलग हो जाते हैं ताकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सके। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी कि अलग होकर अरेंज होना फिर से, ठीक है। तो फैक्टर्स जो हमेशा साथ में थे, साथ में एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन गैमीट की फॉर्मेशन के दौरान एक फैक्टर अलग हुआ और दूसरा फैक्टर अलग हुआ, जिन्होंने अलग अलग गैमीट्स का हिस्सा बनाया। फिर कौन सा फैक्टर जो है वो किस पर्टिकुलर गैमीट के साथ फ्यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान पेयर्ड फैक्टर्स गेट सेपरेटेड and differently becomes part of gamete. तो ये वो चीजें थी जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एनालाइज की। तो मतलब जीन्स डोमिनेंट एलील्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव होते हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं एक पेयर में, जरूरत पड़ने पर यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो अलग हो जाते हैं। ये सारा एनालिसिस जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान हुआ था।